नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पीएम मोदी के यूएन में संबोधन की, सुप्रीम कोर्ट के ईमेल पर पीएम की तस्वीर पर सवाल की, कांग्रेस में शामिल होने वाले युवा नेताओं की, जानेंगे पंजाब की चन्नी सरकार में कैसा होगा नया मंत्रिमंडल, इनेलो के मंच पर कौन कौन आया नजर, बात करेंगे सरकार को लेकर राकेश टिकैत के दावे की और बुलेटिन के आखिर में बात जातिगत जनगणना पर तेजस्वी की केंद्र को चुनौती की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी को पीस सम्मेलन में जाने से रोका। सरकार ने नहीं दी रोम दौरे की इजाजत। 6 और 7 अक्टूबर को होना था सम्मेलन। किसानों के भारत बंद का कांग्रेस ने भी किया समर्थन। 27 सितंबर को है किसानों का भारत बंद। कृषि कानून को रद्द करने के लिए 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है किसानों का धरना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का दावा, डीएमके सरकार ने 505 चुनावी वादों में से 202 को किया पूरा, गिनाई अपनी योजनाएं। रेलवे का नया टाइम टेबल 1 अक्टूबर से होगा लागू। 24 ट्रेनों की बदली जाएगी कैटेगरी। पैसेंजर ट्रेनें हो जाएंगी सुपरफास्ट। रेल किराए में भी बढ़ोतरी के संकेत। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के अंतिम दिन उनका संयुक्त राष्ट्र में संबोधन था। इससे पहले शुक्रवार को उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 1 घंटे मुलाकात हुई। फिर क्वाड सम्मेलन भी दोनों आमने सामने आए। लेकिन सभी की नजरें टिकी थी पीएम के यूएन में होने वाले भाषण पर। तो आज पीएम ने किन मुद्दों पर दिया जोर, इसके साथ पाकिस्तान और चीन को दिया क्या संदेश, देखिए ये रिपोर्ट। यूएन में आज बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को अफगानिस्तान पर ध्यान देना होगा। पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए पीएम ने कहा कि कोई देश अफगानिस्तान का गलत इस्तेमाल ना करे। यूएन इसे देखे कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल दुनिया के हालात खराब करने के लिए टूल किट की तरह ना हो। अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों की मदद का ध्यान भी रखना होगा। पीएम ने चीन का नाम लिए बिना उस पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूएन पर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना का मामला हो या पर्यावरण, हर कोई सवाल पूछ रहा है। कोरोना की उत्पत्ति कहां से हुई, हर कोई जानना चाहता है। पीएम ने हाल ही में आई उस रिपोर्ट का जिक्र भी किया जिसमें कहा गया कि चीन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में खुद को मजबूत दिखाने के लिए संस्थान के कई लोगों को पैसे दिए। पीएम ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि चीन की इस कोशिश का नुकसान उसकी छवि को भी हुआ है। दूसरी ओर भारत ने हमेशा दुनिया की मदद की है। पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत दुनिया की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा। भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंद देशों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। भारत ने दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन बना ली है जिसे 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को दिया जा सकता है। पीएम ने दुनिया भर में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को न्योता देते हुए कहा कि वो भारत आएं और वैक्सीन का निर्माण करें। पीएम ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत के मजबूत लोकतंत्र की ताकत ही है कि जिस कारण आज मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाया हूं। इससे पहले आज सुबह पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपने बयान में भारत को घेरने की कोशिश की थी। इमरान ने कश्मीर का भी मुद्दा उठाया जिसका भारत ने राइट टू रिप्लाई के अधिकार के तहत तुरंत जवाब भी दिया। यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा कि पाकिस्तान ने पीओके में कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान को पीओके खाली करना चाहिए। यूएन में पीएम ने खुलकर अपनी बात की। कोरोना महामारी का मामला हो या फिर पर्यावरण का, पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया गया। पीएम ने दुनिया को संदेश दिया तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार तक अपना संदेश पहुंचा दिया। तो क्या था मामला, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसी के भी अधीन काम नहीं करता, वो सबसे ऊपर होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ईमेल में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक मेल आईडी के फुटनोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और केंद्र सरकार का नारा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक मेल आईडी के फुटनोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और केंद्र सरकार का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस्तेमाल किया जा रहा था। जब इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हुई तो ये मामला गर्मा गया, जिसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर उठाया गया। वकील ने लिखा है कि सर, मुझे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा नोटिस भेजा गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है। संदेश में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र अंग है, ना कि सरकार का हिस्सा। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि इस मामले को सीजेआई के सामने उठाएं और विरोध दर्ज कराएं। मामला संज्ञान में आने के बाद तस्वीर पर शीर्ष अदालत ने आपत्ति जताई, जिसके बाद उसे हटा लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने ईमेल से जुड़ी सुविधा उपलब्ध कराने वाले नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर को निर्देश दिए कि स्लोगन को हटाएं और मौजूदा तस्वीर की जगह सुप्रीम कोर्ट की फोटो का इस्तेमाल करें, जिसके बाद नई तस्वीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ईमेल आईडी से बीजेपी के स्लोगन और तस्वीर को हटा दिया गया। मतलब साफ है कि बीजेपी अपने प्रचार प्रसार के लिए कोई भी हथकंडा अपनाती है, लेकिन फिर भी बीजेपी कमजोर होती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लगी हुई है। कांग्रेस ने अब पार्टी को नई दिशा में ले जाने के लिए युवा नेताओं को शामिल करना शुरू कर दिया है। तो कौन कौन हो रहा है कांग्रेस में शामिल, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव अभी भले ही दूर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी से खुद को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। साथ ही कांग्रेस ये भी जानती है कि पार्टी को नई दिशा देने के लिए नई सोच की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस हमेशा से पार्टी में युवा नेताओं को जोड़ती आई है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कुछ युवा नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब एक बार फिर पार्टी ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि आने वाली 28 सितंबर को सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल होंगे। पिछले दिनों कन्हैया कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये मुलाकात प्रशांत किशोर के जरिए हुई थी। पीके कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पीके को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए पार्टी के अंदर सहमति बन चुकी है। कन्हैया और जिग्नेश से कांग्रेस को बिहार और गुजरात में मजबूती मिलेगी, जबकि पीके के आने से पार्टी को पूरे देश में चुनावों के लिए मजबूत रणनीतिकार मिल जाएगा। दरअसल कांग्रेस की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कन्हैया कुमार को साथ आने का ऑफर दिया था, लेकिन तब कन्हैया ने कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, जबकि जिग्नेश के साथ कांग्रेस की बातचीत काफी पहले से चल रही थी। कांग्रेस की मदद से ही जिग्नेश विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। अब कन्हैया और जिग्नेश कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पार्टी उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचार के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही पीके की रणनीति का भी कांग्रेस को फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और कन्हैया और जिग्नेश जल्द ही कांग्रेस का हाथ थामेंगे, जिसका फायदा कांग्रेस को बिहार और गुजरात विधानसभा में मिल सकता है। हालांकि अभी इसमें समय है, लेकिन अभी पंजाब में चुनाव है, जिसके लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए सारे समीकरणों को साधते हुए लंबे मंथन के बाद पार्टी ने मंत्रिमंडल का ऐलान कर दिया है। पंजाब की कुर्सी पर अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को बैठा दिया गया और उसके बाद से ही मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। क्या नेतृत्व परिवर्तन के साथ अब मंत्रिमंडल में भी परिवर्तन किया जाएगा या चन्नी पुराने मंत्रिमंडल पर अपना भरोसा जताएंगे? क्या अमरिंदर सिंह के करीबियों को कैबिनेट में जगह मिलेगी? इन सभी सवालों पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि अब पंजाब के नए मंत्रिमंडल का ऐलान हो चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के राष्ट्रीय राजधानी से लौटने के कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस आलाकमान ने राज्य मंत्रिपरिषद के विस्तार पर चर्चा करने के लिए उन्हें फिर से दिल्ली बुलाया था। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री की दिल्ली की यह तीसरी यात्रा थी। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और कांग्रेस महासचिव अजय माकन मौजूद रहे। नए मंत्रिमंडल में पिछली कैबिनेट में शामिल रहे बलवीर सिंह सिद्धू, साधु सिंह धर्मसोत, गुरप्रीत सिंह कांगड़, श्याम सुंदर अरोड़ा, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, इन 5 मंत्रियों को जगह नहीं दी गई है। नए कैबिनेट में डॉक्टर राजकुमार बेरका, परगट सिंह, अमरिंदर सिंह, राजा बंडिंग, संगत सिंह गिलजिया, कुलजीत सिंह नागरा, गुरकीरत कोटली, राणा गुरजीत, इन 7 नए लोगों को मौका दिया गया है। इसके अलावा पुराने कैबिनेट में से 9 लोगों पर भरोसा जताया गया है। यानी कैबिनेट पर हुए लंबे मंथन में आलाकमान ने अमरिंदर गुट को भी संतुष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन क्या कांग्रेस की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी और अमरिंदर के करीबियों को मंत्रिमंडल में जगह देने का विरोध कर रहे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू आलाकमान के इस फैसले को स्वीकार कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस आलाकमान ने मंत्रिमंडल में अमरिंदर सिंह को सख्त संदेश दे दिया है कि यदि वो पार्टी के खिलाफ चलेंगे तो पार्टी को भी सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। पंजाब में अपनों से कांग्रेस परेशान है तो केंद्र की बीजेपी सरकार भी अपनों के ही निशाने पर बनी हुई है। हरियाणा के जींद में INLD की सभा में बीजेपी सांसद और उसके सहयोगी भी दिखाई दिए और निशाने पर रही बीजेपी। हरियाणा में जहां एक तरफ बीजेपी ने इनेलो से अलग हुए दुष्यंत चौटाला संघ सरकार बनाई है, तो वहीं उसके दिग्गज नेता दुष्यंत के दिग्गजों के साथ मंच साझा कर रहे हैं, जिसने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है।
दरअसल पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवी लाल की 108वीं जयंती पर इनेलो ने रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मंच पर पहुंचे। जबकि इस रैली में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह भी नजर आए। इसी के साथ ही हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद और बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह भी दिखाई दिए। एनडीए गठबंधन में सहयोगी जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तो मंच से ही मुलायम सिंह यादव और अभय चौटाला की जमकर तारीफ की। सबसे बड़ी बात यह है कि केसी त्यागी ने बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं लिया। उसके उलट बीजेपी के खिलाफ झंडा उठाए आईएनएलडी नेताओं की जमकर तारीफ की। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में कर्ण चौटाला ने प्रदेश सरकार को पति पत्नी की सरकार बताते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम जींद के बिना नहीं रह सकते और जींद वाले हमारे बिना नहीं रह सकते। वहीं इनेलो नेता उमेद लोहान ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर तंज कसा कि ये सत्ता को क्या छोड़ेंगे, मेज पर रखे पराठे नहीं छूटते। वहीं पंजाब के पूर्व सांसद जगमीत बराड़ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने 1979 में खुद को मिला प्रधानमंत्री का पद वीपी सिंह को दिया। ऐसा ही त्याग बादल परिवार और अभय चौटाला ने किया। इनेलो की रैली में बीजेपी के दिग्गजों के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे थे। उन्होंने भी केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि किसान सत्ता नहीं चाहता, अपना हक चाहता है, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के चंगुल में फंसी हुई है और किसान को बर्बाद कर रही है। वो दिन आएगा जब सरकार को किसान के सामने झुकना पड़ेगा। बीजेपी के विरोधी दलों के ये बयान पार्टी को इतना परेशान नहीं करेंगे जितना दिग्गज नेताओं की मौजूदगी। अब देखना होगा कि ये मौजूदगी सियासत में क्या नया मोड़ लाती है। हरियाणा के जींद में इनेलो की बैठक में बीजेपी के नेता भी विरोधियों के मंच पर नजर आए, जिसके बाद से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और खट्टर सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। बीजेपी की मुश्किल तो अपनों के साथ साथ किसानों ने भी बढ़ा रखी है। कृषि कानूनों को लेकर किसान बीते कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आज राकेश टिकैत ने पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी को भी अपने निशाने पर ले लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष की ताकत बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी मोर्चा खोल रखा है। राकेश टिकैत ने आज पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और इनका काम केवल वोट इकट्ठा करना है। दरअसल राकेश टिकैत से सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान को लेकर सवाल किया गया। इस पर टिकैत ने जवाब दिया कि ध्रुवीकरण करना इनका मुख्य मकसद है। इन बयानों के जरिए ये राष्ट्र को पीछे ले जाना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है और वो है वोट इकट्ठा करना। ये यूं ही लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहेंगे। राकेश टिकैत का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता है कि कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद किसानों को इस बार गन्ने की कीमत देकर खरीदा जा सकता है, लेकिन ये आंदोलन केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। अगर किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिलेगा तो पूरे देश का इससे फायदा होगा। गन्ना केवल एक फसल है। पीएम मोदी पर तीखे तीर छोड़ते हुए टिकैत ने कहा कि ये लोग केवल राष्ट्र को बांटने का काम करते हैं। ये किसानों को भी छोटे और बड़े में बांट रहे हैं, लेकिन कभी भी किसान इनका साथ नहीं देगा। इन लोगों को चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। राकेश टिकैत की इस हुंकार से साफ है कि वो सरकार के खिलाफ शांत बैठने वाले नहीं हैं। अब देखना होगा कि किसानों की नाराजगी का चुनाव में बीजेपी को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात जातिगत जनगणना पर तेजस्वी की केंद्र को चुनौती की। पूरे देश में बिहार ऐसा राज्य है जहां जातिगत जनगणना का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। इसके अलावा इसी राज्य में जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र के खिलाफ बोल रहे हैं। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया था, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए जनगणना से इनकार कर दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र को चुनौती दी है। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग करता रहा है और सरकार इससे इनकार करती रही है। उसी कड़ी में एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा गरमा गया है। दरअसल केंद्र ने अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जातिगत जनगणना संभव नहीं है, जिसके बाद से राजद नेता तेजस्वी यादव ने अब एक बार फिर सरकार के खिलाफ अपने सुर मुखर कर दिए हैं। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर बैठक की गई। बैठक के बाद तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के सभी घटक दलों ने नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना पर रुख स्पष्ट करने के लिए 3 दिनों की मोहलत दी है। अगर वे जवाब नहीं देते हैं तो उसके बाद हम लोग अपना एक्शन प्लान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। यह बिहार की इच्छा है जो कि राष्ट्रहित में है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के सारे दल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 23 अगस्त को मिलने भी गए थे। हमने प्रस्ताव दिया था कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार नहीं होती है तो राज्य सरकार को अपने खर्च पर कराना चाहिए। तेजस्वी के बयान से साफ है कि अगर केंद्र में सुनवाई नहीं हुई तो वो एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि देश भर के 80 से 90% लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, लेकिन केंद्र के मना करने से ये साफ होता है कि केंद्र में बैठी आरएसएस विचारधारा वाली सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार के खिलाफ जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सारी पार्टियां भारत बंद का समर्थन करेंगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।